नमस्कार, सभी को प्रणाम। इंडिया टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं साध्वी देववाणी, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से। आज हम बात करेंगे बच्चों की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के बारे में। एक बहुत बड़ी समस्या है, स्पेशली जो मदर्स हैं, जो माताएं हैं, उनको ये शिकायत रहती है कि बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है, उनका जो ब्रेन है, उनकी जो कैचिंग पावर है और उनकी जो मेमोरी शार्प वाली चीज़ है, इसमें बच्चे बहुत कमज़ोर हैं। पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाते, हेल्थ अच्छी नहीं है, बॉडी की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये सीरियसली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रेजेंट की जनरेशन में ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। इम्यूनिटी कम हो रही है। रिसर्च के मुताबिक ये रिज़ल्ट आया कि पेरेंट्स की जितनी इम्यूनिटी होती है, बच्चों की इम्यूनिटी अपने पेरेंट्स से 30% तक कम होती है। और हम सोच सकते हैं कि यदि यही रेशो चलता रहा तो हमारी जनरेशन कहाँ जाएगी, हमारी मानव जाति कहाँ जाएगी। इसीलिए कुछ तत्व जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उन पर हमें ध्यान देना है, क्योंकि हमारी लापरवाही कहाँ होती है, जब हमें कोई रोग आ जाता है, कोई डिज़ीज़ हमारे ऊपर अफेक्ट कर जाती है, उसके बाद हम जागरूक होते हैं, उसके बाद हम अपनी डाइट पर कंट्रोल करते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज या प्राणायाम अपने लाइफ स्टाइल का उसको एक भाग बनाते हैं, उसके बाद हम कोई मेडिसिन या आयुर्वेदिक औषधियाँ लेते हैं, उसके बाद हम अपने जीवन में अनुशासन या संयम लेकर के आते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम अपने शरीर को बीमार ही ना होने दें, हम अपने शरीर को ख़राब ही ना होने दें। और ये तब हो पाएगा जब हम बचपन से योग से, प्राणायाम से, आयुर्वेद से और अच्छी दिनचर्या से जुड़े रह पाएंगे। विडंबना की बात है, बड़ा कष्ट होता है देख कर के जब जो प्रेजेंट जनरेशन है उनकी एक्टिविटीज़ को हम देखते हैं, उनकी जो हेल्थ है उसको हम देखते हैं, तो बड़ा आघात पहुंचता है हृदय को कि हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि या हमारे दादा दादी, नाना नानी, उनसे पहले की जो जनरेशन थी वो कितनी स्वस्थ थी। लोग 100 वर्षों से भी ज़्यादा जिया करते थे। जो लाइफ का रेशो था वो कभी 100 था, फिर 80 हुआ, फिर 60 हुआ, और अब तो अकाल मृत्यु और दूसरे भी कारण हैं जिनके कारण डेथ जल्दी हो जाती है। जो रोग कभी 70-80 के साल में हुआ करते थे वो धीरे धीरे 40-50 पर आए और अब 20-30 साल में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अगर आँखों पर चश्मा जो 40-50 साल में चढ़ता था, अब वो 30, 20, 10 से लेकर के 5, 2 छोटे छोटे बच्चों की आंखों पर चश्मा चढ़ने लगा है। पैदा होते ही बच्चों की आंखों पर चश्मा चढ़ जाता है। हमें गर्भ में पता चल जाता है कि बच्चे की आई साइट कमज़ोर है, गर्भ में पता चल जाता है कि बच्चे को डायबिटीज़ है, बच्चे खेलते खेलते गिर जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिनका यदि समाधान नहीं किया गया तो ये कहना गलत ना होगा कि हम एक बीमार जनरेशन, एक बीमार भारत तैयार करके खड़ा कर देंगे। अब इसका समाधान क्या है, इसके कारण क्या है, इनसे कैसे बचा जा सकता है, इस पर यदि विचार करें तो बच्चों की ग्रोथ ना होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि बच्चों के माता पिता खुद कमज़ोर हैं। यदि हम किसी डिज़ीज़ के साथ संतान की उत्पत्ति करते हैं तो वो डिज़ीज़ उन बच्चों में भी जाती हैं। अगर केवल बीमारियां नहीं, इवन हमारी मानसिक स्थिति, हमारी जो मेंटलिटी है वो भी हमारे बच्चों तक जाती है। प्रेगनेंसी के टाइम पे यदि मदर नेगेटिव रहती है, पॉजिटिव रहती है, वो क्या देखती है, क्या खाती है, क्या सोचती है, इन सारी चीज़ों का असर बच्चे पर पड़ता है। इसीलिए यदि हमें जनरेशन को सुधारना है तो शुरुआत हो जाती है माता पिता से। इसलिए अपने जीवन में स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना चाहिए जो एक खतरनाक रूप ले चुकी हैं। ऑटोमोबाइल फ़ोन की दुनिया, गैजेट्स का प्रयोग, बच्चों के हाथों में जो फ़ोन होता है उससे जो रेडिएशंस निकलती हैं वो बच्चों के जो कोमल ऑर्गन्स हैं, कोमल अंग हैं, उस पर असर डालती है, उसके ब्रेन पर असर डालती है, जिसका सीधा सीधा असर हमें देखने मिलता है कि बच्चों का दिमाग कमज़ोर हो जाता है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, स्ट्रेस लेते हैं। और हद तो तब हो जाती है जब बच्चे थोड़ी बड़ी क्लासेस में पहुँचते पहुँचते तक इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं चीज़ों की वजह से, सुसाइड का निर्णय ले लेते हैं। तो बच्चों को जहाँ तक संभव है माता पिता से मोबाइल से दूर रखें। बड़ा कष्ट होता है देख कर के, ये आम एक तरीका बन चुका है कि बच्चे जब खाना नहीं खाते तो उनके सामने फ़ोन रख दिया जाता है, बच्चे मोबाइल फ़ोन में कार्टून्स देख करके खाना खाते हैं। ज़रा हम गहराई से सोचें,
कि जब बच्चा उस कार्टून को देख करके, फ़ोन में देख करके खाना खा रहा होता है, सच में उस बच्चे को खाने का स्वाद नहीं पता चलता। उस बच्चे को ये नहीं पता चलता कि वो मीठा खा रहा है, वो नमकीन खा रहा है, वो कड़वा खा रहा है। उसे ये नहीं पता चलता कि कौन सा खाना टेस्टी है, कौन सा खाना कैसा है। उसके रस की अनुभूति नहीं होती। जब वो ध्यान से नहीं खा रहा होता तो उसका माइंड तो कहीं और है, तो वो चीज़ें हमारी बॉडी पर पूरा असर नहीं करती। आप खिला लीजिए बच्चे को, फ्रूट्स खिलाइए, न्यूट्रिशंस वाले फल सब्जियां खूब खिलाइए, दालें खिलाइए, लेकिन यदि कॉन्सेंट्रेट नहीं है बच्चा, इधर उधर ध्यान उसका है और वो खा रहा है, तो वो खाना हमारी बॉडी पर पूरा अच्छे से ऊर्जा नहीं देगा हमारे शरीर को। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बच्चों को खाना खाते टाइम फ़ोन उनसे दूर रखें। दूसरी चीज़, जो फूड में अलग अलग टाइप की वैरायटीज़ आ रही हैं, बच्चे फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मैदा होता है। अब इस पे यदि हम साइंटिफिकली बात करें तो हमारा जो पाचन है वो किस तरह से होता है। हमारे आमाशय में खाना जाता है, 4 से 6 घंटे रहता है, वो हमारी डाइट पर डिपेंड करता है। यदि हम फ्रूट्स खा लेते हैं, जूस पीते हैं, तो वो 2.5 से 3 घंटे में डाइजेस्ट हो जाते हैं। यदि हमने दाल चावल सब्जी रोटी खाई है तो उसको 4-5 घंटे लगते हैं। कोई और हैवी फूड थोड़ा खा लिया है तो हमारे आमाशय में, हमारे स्टमक में जो भोजन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 घंटे रहता है। उसके बाद वो पचे या ना पचे, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब हमें ये ध्यान रखना है, यदि हम ऐसा खाना खाते हैं जो 4 से 6 घंटे में पच जाए, अब जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा वो उस फूड से जो न्यूट्रिशंस है उसको ऑब्जर्व करेंगी। लेकिन यदि हमारा खाना नहीं पचा है और यदि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है तो वहाँ पर वो सड़ेगा, वो कब्ज करेगा, कॉन्स्टिपेशन करेगा, गैस बनाएगा, एसिडिटी करेगा, टाइटनेस हमारे पेट में आ जाएगी, हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने बच्चों को फास्ट फूड, जंक फूड से बचाएं। और हम खुद जो बहुत ज़्यादा तला भुना डेली हम नाश्ते में पराठे खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो और फिर उसके बाद जो नॉनवेज खाते हैं वो हमारे पेट पर, हमारे डाइजेशन सिस्टम पर बहुत बुरा असर करता है। अब क्यों करता है इसको भी यदि हम देखें, जब हम कुछ गलत खाना खाते हैं, हम कहते हैं कि बच्चों को फास्ट फूड, जंक फूड मत खिलाइए, नहीं तो उनका दिमाग कमज़ोर होगा। अब हमें कनेक्शन नहीं हो पाता कि फास्ट फूड और जंक फूड का कनेक्शन माइंड से कैसे हो जाएगा। देखिए, हमारी बॉडी के एक एक ऑर्गन को काम करने के लिए, वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी हमें मिलती है जो हम खाना खाते हैं उससे, जो हम श्वास लेते हैं, जो ऑक्सीजन है, उससे एनर्जी मिलती है, और छोटे छोटे कई कारण हो सकते हैं एनर्जी गेन करने के। अब यदि बच्चा फास्ट फूड, जंक फूड खाता है तो उसके डाइजेशन सिस्टम में जितनी एनर्जी लगनी रिक्वायर्ड थी उससे एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च होती है, जबकि हमारी बॉडी के एक एक पार्ट को सफिशिएंट एनर्जी चाहिए। ब्रेन को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से लेकर के, सर्कुलेटरी सिस्टम से लेकर के, लिम्फेटिक सिस्टम से लेकर के, पूरे बॉडी के, पूरे शरीर के तंत्र को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब अगर वो बराबर डिवाइड हो हर पार्ट में एनर्जी, तो हमारी बॉडी का हर पार्ट तंदुरुस्त रहेगा, स्फूर्त रहेगा। लेकिन होता क्या है, जब हम हैवी फूड खाते हैं तो हमारे डाइजेशन सिस्टम को पचाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है। तो सोचिए, हमारे बाकी ऑर्गन्स को जो एनर्जी मिलनी चाहिए थी वो आकर के कहाँ लग रही है, डाइजेशन सिस्टम में। तो हमारे ब्रेन को जो प्रॉपर एनर्जी मिलनी चाहिए थी वो कहाँ खर्च हो गई, हमारे डाइजेशन के काम में खर्च हो गई। इसीलिए जब भी हम कुछ उल्टा पुल्टा करते हैं तो उसका असर हमारे ब्रेन पर, हमारे लंग्स पर, हमारे हार्ट पर पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि सारी बीमारियों के मूल में है अनहेल्दी लाइफस्टाइल एंड अनहेल्दी फूड। दूसरी चीज़, एक बात हो गई मोबाइल फ़ोन, रेडिएशंस वाली चीज़ों से बच्चों को बचाएं। दूसरा, उनके खान पान पर ध्यान दें, फास्ट फूड, जंक फूड से बचाएं। तीसरा एक कारण होता है जिससे या तो हमारी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती, जो बच्चे हैं, यंग हैं, उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती, और जिनकी एज हो गई है उनके ऑर्गन्स में डिजीज़ क्रिएट होने लगती हैं। इसके 2 मेन कॉज हैं। एक कारण है लेस फिजिकल एक्टिविटी। हमारी बॉडी के एक एक ऑर्गन को जितनी एक्सरसाइज की ज़रूरत है वो जब उनको नहीं मिल पाती तो वो पर्टिकुलर ऑर्गन के सेल जो हैं वो डैमेज होने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं, शिथिल होने लगते हैं, और फिर उस
अंग को बीमारी पकड़ लेती है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में हर प्रकार की बीमारी के जीन्स हैं। जब हमारी इम्यूनिटी कम होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, या बाहर से कोई बैक्टीरिया, फंगस या पैथोजन हम पर आक्रमण करता है, तो वो पर्टिकुलर जीन्स उत्पन्न हो जाते हैं, जाग जाते हैं और बीमारी हमको हो जाती है। इसलिए ध्यान किस बात का रखना है कि हमारे एक एक ऑर्गन की एक्सरसाइज हो। हम पहले के समय में देखते हैं, हम थोड़ा 100 साल 150 साल पीछे जाएं तो हमें पता चलेगा पहले की लाइफस्टाइल ऐसी थी। माताओं की बात कर लें तो वो चक्की पीसा करती थी, उखल में धान कूटा करती थी। यदि घर में कुछ ग्राइंड करना है, पीसना है, तो उसको मसाले से लेकर के सब्जी, टमाटर, मिर्च से लेकर के सब कुछ सिलबट्टे पर पीसा जाता था। लेकिन अब अगर किसी के घर जाना है, किसी से बात करनी है, पड़ोसी के घर जाना है, तो चल करके जाना होता था। घर इतने बड़े होते थे, अभी लोग फ्लैट में होते हैं, थोड़ा सा दायरा होता है। पहले जनसंख्या कम थी, घर बड़े थे, खेत खलिहान में जाना होता था, मोटरसाइकिल, कार होती नहीं थी, तो पैदल चल करके जाते थे, आते थे। तो हर टाइप से दिन भर में हमारी बॉडी की पूरी एक्सरसाइज होती थी। टाइल्स नहीं थी, गोबर से ज़मीन को लीपना होता था, बैठे बैठे पीछे हटते जाते थे, लीपते थे, पूरे थाइस की, पैरों की, हाथों की, शोल्डर्स की। हमारे काम ही ऐसे होते थे जिनसे पूरी एक्सरसाइज होती थी। खेत में फसल काटना हो, पुरुषों को हल से ज़मीन को जोतना हो, कोई भी काम हम ले लें। लेकिन अब लाइफस्टाइल चेंज हुई है। राइस मिल आ गई, ट्रैक्टर आ गए, मिक्सी आ गई, वॉशिंग मशीन आ गई। हमारा जीवन सुविधाजनक हो गया है, अच्छी बात है, हमारा टाइम बच रहा है, लेकिन हमारा शरीर तो वही है। उस तरीके से हमारे बॉडी की एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है। तो लेस फिजिकल एक्टिविटी जो बहुत बड़ा कारण है बीमारियों का, उसको हमें योग के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा ठीक करना होगा, मैनेज करना होगा। अब एटमॉस्फेयर भी पहले जैसा नहीं रहा। पहले प्रदूषण नहीं था, आज हमारे चारों ओर प्रदूषण है। हम चाहकर भी उससे बच नहीं पा रहे हैं। पहले खेत खलिहान की सब्जियां हम खाया करते थे जो जैविक तरीके से उत्पन्न होती थी। आज फर्टिलाइज़र से लेकर के पता नहीं कितने कितने रसायन सब्जियों में, फलों में डाले जाते हैं और उनको हम खाते हैं। तो छोटे छोटे बहुत सारे कारण हैं जो बचपन से हमारे साथ होने शुरू हो जाते हैं, जिसका असर हमारी मानसिक और हमारी शारीरिक जो ऊर्जा है उस पर प्रभाव डालता है। हमारी मेंटल और हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है उस पर अफेक्ट करता है। और हमारी जो डिजीज़ हैं, एक उम्र के साथ हमारे जो ऑर्गन हैं वो जल्दी डैमेज होने लगते हैं, उनमें ये सारी चीज़ें कारण बनती हैं। तो जो कहा गया कि 2 कारण से हमें डिजीज़ होती है, एक लेस फिजिकल एक्टिविटी। तो लेस फिजिकल एक्टिविटी को हम कैसे मैनेज करेंगे? अपने जीवन में योग को शामिल करके। एक्सरसाइज, थोड़ी रनिंग करें, थोड़ी एक्सरसाइज करें, योग करें, उसको शामिल करके हम अपने जीवन में जो शारीरिक व्यायाम है उसको ला पाएंगे। दूसरा एक कारण होता है लेस ऑक्सीजन सप्लाई, क्योंकि हमारे एक एक तंत्र को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। हमारा जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन है वो ऑक्सीजन के थ्रू होता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू पूरे एक एक सेल तक पहुंचती है, तब उन सेल्स को एनर्जी मिलती है। लेकिन यदि हम ध्यान दें तो हमारी पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, कई कई साल निकल जाते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि हमने एक बार भी इतनी श्वास नहीं ली कि वो फेफड़े के आखिरी कोने तक पहुँच पाए। हमारे फेफड़ों में जाले भर जाते हैं। इसलिए हमें करना चाहिए प्राणायाम, ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे एक एक सेल तक प्रॉपर हो। और जो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम है उसको काम करने के लिए तो स्पेशली ऑक्सीजन चाहिए। और हमारा जो ब्रेन है वो नर्वस सिस्टम का एक संघात है, एक गुच्छा है। जब हम बच्चों के नर्वस सिस्टम, ब्रेन की बात करते हैं कि बच्चों का ब्रेन कमज़ोर है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते, इसका सीधा सीधा मतलब है कि उनका जो नर्वस सिस्टम है, न्यूरोलॉजिकल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इसलिए बच्चों के लिए कहा जाता है उन्हें अनुलोम विलोम करवाइए, प्राणायाम करवाइए, ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी होगी। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण हमें बीमारियां होती हैं। अब हम बात करेंगे, ये तो जो हमें अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने हैं, कैसे हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है, कैसे बच्चों को डायरेक्शन देनी है, वो बात हो गई। अब बच्चों के लिए यदि बात करें कि उनकी हाइट नहीं बढ़ती, उनकी ग्रोथ नहीं होती, बच्चे कमज़ोर हैं, शरीर कमज़ोर है, एनर्जेटिक फील नहीं कर पाते, लेजीनेस फील होती है, थोड़े से में थक जाते हैं, थोड़ा ट्रैवल किया मन करता है सो जाए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं।
जिनके कारण बच्चे खुद भी परेशान हैं और बच्चे यदि छोटे हैं तो माता पिता परेशान हैं। तो बच्चों को बचपन से कौन सी एक्सरसाइजेस करानी चाहिए, प्राणायाम क्या कराना चाहिए, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हाइट के बारे में बात करें तो बच्चों को हाइट के लिए सबसे अच्छा आसन है उन्हें ताड़ासन करवाइए। सुबह जब हम बच्चों को उठाते हैं, अब ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बच्चे सुबह सोकर कब उठ रहे हैं। शास्त्रीय अगर प्रमाण देखा जाए, आयुर्वेद के अनुसार देखा जाए तो हमारे रुचि के अनुसार, जो हमारा लक्ष्य है जीवन का, उसके अनुसार हमारे सोने जागने का नियम होता है। यदि हम अपने आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी यदि हम बढ़ाना चाहते हैं अपने अंदर, तो उसकी साधना का समय होता है 2 बजे से लेकर के 3-4 बजे तक। यदि बच्चे पढ़ाई पर अच्छे से फोकस करना चाहते हैं, अच्छे से सिलेबस को या जो भी कंटेंट उनके सामने है अच्छे से उसको ग्रास्प करना चाहते हैं, तो वो टाइम बहुत अच्छा होता है 3 से 4 और 5 का समय। वहीं के वहीं यदि हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बात करें, यदि अपने स्वास्थ्य को अच्छा करना है तो उसके लिए योग साधना का सबसे अच्छा समय होता है 4 से 5 और 6। और यदि कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो हम 4 बजे ना उठ करके ज़्यादा से ज़्यादा 5 बजे तक उठ जाएं, लेकिन 5 बजे के बाद कभी भी किसी को नहीं सोना चाहिए। अब हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि 5 बजे के बाद हमें नहीं सोना चाहिए, लेकिन हम कितनी देर तक सोते रहते हैं। उसमें जो अभी 50, 60, 70 साल की उम्र के लोग हैं वो फिर भी 4 बजे या 5 बजे उठ जाएं या 6 बजे उठ जाएं, लेकिन जो न्यू जनरेशन है वो तो 7 बजे, 8 बजे, अगर 7 बजे स्कूल है तो 6:30 बजे उठ करके फटाफट काम करके जाते हैं। ये चीज़ बहुत गलत है, इस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे थे हाइट बढ़ाने के लिए बच्चों को ताड़ासन कब कराना है। सुबह जब बच्चा उठे तो उसको उठते के साथ धरती माता को प्रणाम करके, अपने पूर्वजों का, गुरु परंपरा का, ईश्वर का स्मरण करके, माता पिता के चरण स्पर्श करके और फिर ताड़ासन का अभ्यास कराएं। तो ताड़ासन के अभ्यास के लिए जो पूरी विधि है वो आप ध्यान से देखिए। तो ताड़ासन के अभ्यास के लिए सबसे पहले हमें खड़े हो जाना है। बच्चा जैसे ही बिस्तर से नीचे उतरे तो उसको सबसे पहले सीधे ताड़ासन का अभ्यास कराइए। ऐसे पैरों में नॉर्मल गैप रख लिया, हाथों को पार्श्व भाग से ऊपर उठाते हुए और दोनों अंगुलियों को इंटरलॉक करके और अपने पंजों के बल पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है, खींचना है ऊपर की ओर, जितना स्ट्रेच कर सके और फिर उस स्ट्रेचिंग को फील करना है। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे और इस अभ्यास को 5 से 10 बार दोहराना है। श्वास भरते हुए ऊपर, पूरा पंजों के बल खड़ा कर दीजिए, अपनी बॉडी को आप लिफ्ट कीजिए और श्वास छोड़ते हुए बाहर नीचे। इस प्रकार ताड़ासन का अभ्यास बच्चों को कराएं। ये ताड़ासन पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सुबह पानी पी करके यदि किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, पानी पी करके ऐसे ताड़ासन का अभ्यास करें तो वो बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा दोनों पैरों में थोड़ा गैप कर लें और फिर इसी तरह से श्वास भरते हुए हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए अपने राइट साइड बेंड कर लें अपनी बॉडी को। ये तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास भी बहुत अच्छा है, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी अच्छा है, बच्चों के लिए भी अच्छा है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी अच्छा है और किसी भी योग की शुरुआत से पहले बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए भी ये आसन बहुत अच्छा है। यदि मोटापे के लिए कराते हैं तो इसी को स्पीड से कराते हैं। तो ये ताड़ासन का अभ्यास हुआ। इसके अलावा बच्चों के लिए सूर्य नमस्कार बहुत ज़रूरी है। यदि बिजी लाइफस्टाइल में कुछ ना भी कर पाएँ तो बच्चों को सूर्य नमस्कार ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे शरीर के एक एक अंग की एक्सरसाइज करा देता है, सर्वांगीण विकास करा देता है। तो सूर्य नमस्कार के लिए सबसे पहले अपने हाथों को पार्श्व भाग से उठा करके ऊपर आसमान में ऐसे जोड़ लीजिए और नीचे ला करके चेस्ट के सामने इस तरह से रखिए। इसमें हमारी जो ब्रीदिंग है वो नॉर्मल रहेगी। दूसरे अभ्यास में इसको कहते हैं प्राणायामासन। दूसरे अभ्यास में श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, जिसको कहेंगे हम ऊर्ध्व हस्तासन। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, फिर तीसरे अभ्यास में श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे, पाद हस्तासन। इसमें अपने दोनों हाथों को पंजों के दोनों तरफ ज़मीन पर ऐसे टिकाना है, घुटने सीधे होने चाहिए, कुहनी सीधी होनी चाहिए और अपने माथे को अपने घुटनों से लगाने का प्रयास करें। चौथा अभ्यास है
अपने दाहिने पैर को मोड़ करके बाएं पैर को पीछे सीधा कर लेते हैं। चूंकि हमारा दाहिना पैर सामने मुड़ा हुआ है, इसलिए इसे कहते हैं दक्षिण अश्व संचालनासन। हमारा पीछे वाला पैर पूरा स्ट्रेट होना चाहिए और अपनी कमर को थोड़ा ट्विस्ट करके दृष्टि को आसमान की ओर रखते हैं। ये श्वास भरते हुए किया। अब श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को पीछे ले जाते हैं और पंजे, एड़ियां दोनों जमीन से टिकी हुई, दोनों हथेलियां जमीन से टिकी हुई और अपनी नाभि को देखते हैं। ये है पर्वतासन। अब नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ 8 अंगों से भूमि का स्पर्श करना है। 2 पंजे जमीन पर टिके हुए हैं, दोनों घुटने जमीन पर टिक जाएंगे और दोनों हथेलियों के बीच अपनी छाती को रखना है और ठोड़ी को टिकाना है। इस प्रकार 8 अंगों से भूमि का स्पर्श हो रहा है, इसीलिए यह है अष्टांग नमन आसन। इसमें हमारी ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। अब श्वास भरते हुए सामने से अपने चेहरे को, अपने चेस्ट को पूरे नाभि तक ऊपर उठा लें और दृष्टि आसमान की ओर। यह है भुजंग आसन, जो कमर के लिए बहुत अच्छा है। अपनी कोहनियों को स्ट्रेट रखिए, पीछे पैरों को मिला करके रखें। फिर यहाँ से आसनों का रिपीटेशन होता है। श्वास छोड़ते हुए फिर से हम बीच से अपनी बॉडी को पूरा ऊपर उठा लेते हैं और नाभि को देखने का प्रयास करते हैं। तो ये फिर से पर्वतासन की पोजीशन हो जाती है। फिर श्वास भरते हुए हम अपने बाएं पैर को, लेफ्ट पैर को सामने लेकर के आते हैं दोनों हाथों के बीच में और कमर को थोड़ा ट्विस्ट करके राइट पैर पीछे पूरा सीधा रहेगा, लेफ्ट पैर मुड़ा हुआ रहेगा। श्वास भरते हुए हमारी दृष्टि आसमान की ओर होती है, कमर को थोड़ा ट्विस्ट करेंगे। ये है वाम अश्व संचालनासन, क्योंकि हमारा बायां पैर सामने है। अगले 10वें अभ्यास में हम दोनों पैरों को सामने ले आते हैं। हाथ इसी तरह से पंजों के दोनों साइड रहेंगे, घुटने सीधे रहेंगे, कोहनियां सीधी रहेंगी। अपने मस्तक को, अपने माथे को घुटनों से लगाएंगे, घुटने सीधे रख के। फिर अगले अभ्यास में, 11वें अभ्यास में श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हैं, कमर को थोड़ा ट्विस्ट करते हैं और अंतिम 12वें अभ्यास में दोनों हाथों को ऊपर ही जोड़ते हैं और इस तरह से चेस्ट के बीच में ले आते हैं। ये प्रणामासन। तो इस प्रकार 12 आसनों का ये सर्कल पूरा मिलकर के सूर्य नमस्कार व्यायाम कहलाता है, जो हमारे सर्वांगीण विकास के लिए बहुत आवश्यक है। कुछ आसनों का अभ्यास बच्चों को डेली करना चाहिए, जो उनकी मेमोरी के लिए भी बहुत अच्छा है। हाइट से लेकर के मेंटल हो या उनकी बॉडी की ग्रोथ हो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले शीर्षासन। शीर्षासन के अभ्यास के लिए हमें इस तरह से बैठ जाना है वज्रासन में और हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करके ज़मीन पर रख लेना है और हाथों के बीच में ऐसे सर को रख देना है, हाथों का सपोर्ट लेते हुए। पहले दीवार के सहारे या किसी का सपोर्ट लेते हुए करें और फिर धीरे धीरे ये अपने आप हो जाएगा। और फिर धीरे से पैरों को ऊपर उठा करके और पैरों को पूरा सीधा कर लीजिए। बच्चों को इस शीर्षासन का अभ्यास माइंड के लिए बहुत अच्छा, हाइट के लिए बहुत अच्छा, और फिर आराम से वापस आ जाए। तो बच्चों को डेली इस प्रकार शीर्षासन का अभ्यास कराइए। शीर्षासन में जब हमारा सर नीचे होता है तो ऑटोमेटिकली ब्लड का फ्लो अपने आप हमारे ब्रेन की तरफ होता है, तो हमारे ब्रेन में एक स्फूर्ति, एक ताजगी आती है। बाल झड़ते हैं, उसके लिए भी शीर्षासन बहुत अच्छा है। आई साइट यदि कमज़ोर है, बच्चों में देखा जाता है बहुत कम उम्र में ही चश्मा चढ़ जाता है। जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता है, क्लासेस बढ़ती हैं, पढ़ाई का बर्डन ज़्यादा आता है, स्ट्रेस लेने के कारण आँखों पे चश्मा आ जाता है। मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, टीवी ज़्यादा देखते हैं, उसके कारण आँखों पर चश्मा आ जाता है। तो यदि आँखों को स्वस्थ रखना है तो उसके लिए भी शीर्षासन बहुत अच्छा है। उसके अतिरिक्त बच्चों को करना चाहिए डेली सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए
ऐसे लेट जाएंगे। लेट करके दोनों पैरों को मोड़ करके और अपनी बॉडी को इस तरह से पूरा ऊपर उठा लीजिए। ये सर्वांगासन बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा। तीसरा आसन है हलासन। हलासन के लिए दोनों पैरों को ऐसे ही लाते हुए सर के पीछे ज़मीन पर टिका लेते हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा आसन है हलासन। इन कुछ आसनों का अभ्यास बच्चों को डेली कराना चाहिए। इस तरह से हाथों को इंटरलॉक करके पीछे खींच लिया, हलासन का अभ्यास। वापस आने के लिए इसी तरह से अपनी कमर पर सपोर्ट देते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाया और फिर हिप्स को ज़मीन पर रखते हुए वापस आ गए और पैरों को सीधा कर लिया। ये हलासन का अभ्यास। इसके अलावा चौथा अभ्यास है जो बच्चों को करना चाहिए, चक्रासन का अभ्यास। चक्रासन के अभ्यास के लिए दोनों पैरों को फोल्ड करके ज़मीन पर रखते हैं नीचे और हाथों को उल्टा गर्दन के दोनों साइड रख लेते हैं, कंधों के ऊपर, और अपनी बॉडी को बीच से पूरा उठा देते हैं। ये चक्रासन का अभ्यास स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत अच्छा है। अगर बचपन से बच्चे करें तो उनके कमर में कभी दर्द नहीं होगा, स्पाइनल कॉर्ड की कोई भी समस्या नहीं होगी। इस आसन को लेट करके भी कर सकते हैं। अब वापस आने के लिए आराम से फिर से ज़मीन पर सो जाएं। हाथों को वापस ले आइए, पैरों को सीधा कर लीजिए और बाईं करवट होते हुए आराम से हम बैठ जाते हैं। ये चक्रासन का अभ्यास जो हमने अभी लेट करके किया, अगर फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो बच्चे इस अभ्यास को खड़े होकर के भी कर सकते हैं। जैसे खड़े होकर के दोनों हाथों को कमर पे रखा और अपनी कमर को मोड़ते हुए हम पूरा पीछे झुक जाते हैं। ये खड़े होकर के भी यदि प्रैक्टिस के बाद बच्चे इस आसन को कर सकते हैं और इसी तरह से वापस भी आ सकते हैं। तो ऐसे बच्चों को आसनों का अभ्यास कराएं। पांचवा बहुत महत्वपूर्ण आसन है बच्चों के लिए, पश्चिमोत्तानासन। इसके लिए दोनों पैरों को ऐसे सामने की तरफ खोल लें, दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं। फिर हाथों को पार्श्व भाग से ऊपर उठाते हुए और अपने बैक को स्ट्रेट रखते हुए पूरा सामने की ओर झुक जाना है और अपने फोरहेड को, अपने मस्तक को घुटनों से लगाना है। घुटने सीधे रहेंगे। ये पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। और फिर सहज स्थिति में आ जाएं। तो बच्चों को ये 5 आसन डेली करवाएं। यदि उनकी ग्रोथ पूरी चाहते हैं तो उनको रनिंग करवाएं। सूर्य नमस्कार का अभ्यास एक सर्वांगीण व्यायाम है जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए उनकी लाइफस्टाइल, उनकी दिनचर्या, उनको जो रेडिएशंस निकलने वाली चीज़ें हैं उनसे बचें। प्रेग्नेंट लेडीज़ को मोबाइल फ़ोन के कम संपर्क में होना चाहिए। तकिए के नीचे जो फ़ोन रख कर के सोते हैं वो हमारे ब्रेन पर सीधा असर करता है, हमारी पूरी बॉडी पर असर करता है। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनके कारण हमारी हेल्थ अच्छी नहीं बन पाती, हमारी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती, मेंटल ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम अपने जीवन में एक बहुत अच्छा परिवर्तन प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। उसी को लोक भाषा में कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया। यदि शरीर हमारा स्वस्थ है, यदि बालक का शरीर अच्छा है, उसकी हेल्थ अच्छी है, तो वो पढ़ाई से लेकर के, अपने काम से लेकर के सारी चीज़ों पर बहुत अच्छे से फोकस कर पाएगा। इसलिए हमारा फर्स्ट कंसंट्रेशन होना चाहिए कि हमारी हेल्थ अच्छी हो और हमेशा ये देखना चाहिए कि हमारी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा खाना पीना, हमारा बोलना, कहीं जाना, सोना, जागना, जो भी चीज़ों, वो हमारी बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट कर रही हैं। वो पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है उसका या नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है हमारी बॉडी पर, हमारे बच्चों की बॉडी पर। इन चीज़ों पर यदि हम ध्यान दें तो हम एक बहुत अच्छी जनरेशन तैयार कर सकते हैं। स्वस्थ भारत और समग्र रूप में देखें तो एक स्वस्थ और समृद्ध संसार तैयार कर सकते हैं।
तो आप सभी से अनुरोध है, प्रार्थना है कि इन सभी चीज़ों का ध्यान अपने जीवन में रखें। किसी एक नए टॉपिक के साथ फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी इंडिया टीवी पर। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।